हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और कैसे हो आप सभी और कैसी चले आपकी स्टडी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले दिल से आप सभी को बहुत 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 आभार, धन्यवाद, जो आप इतने पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देके मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में पीसी प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगी और जो भी मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने किस तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ARO का एग्ज़ाम और PCS का एग्ज़ाम दोनों ही साथ साथ होने थे। फरवरी में ARO का एग्ज़ाम था और मार्च में PCS का एग्ज़ाम था, बट पेपर लीक हो गया। इस वजह से PCS का पहले हुआ और ARO का बाद में हुआ। मैंने अलग से तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी। PCS और ARO के लिए सेम ही टॉपिक सिलेक्ट किए थे, सेम बुक्स थी और सेम सिलेबस ही है, तो इसलिए अलग से मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। जो PCS के लिए पढ़ा था वही मैंने ARO के लिए पढ़ा, बट दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जो सेकंड पेपर जो होता है समीक्षा अधिकारी में, हमारा सेकंड पेपर जो हिंदी का होता है वो डिफरेंट होता है, और PCS में क्या होता है जो जनरल स्टडी का सेकंड पेपर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें CSAT होता है और ये हमारा हिंदी का पेपर होता है 60 मार्क्स का। तो GS दोनों का सेम था। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ GS की बात करेंगे। अभी 12 अक्टूबर को जो आपका PCS का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसका मैं उसके बारे में, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी, बट CSAT के लिए एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ GS की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ARO और PCS के लिए सेम सिलेबस पढ़ा था, सेम बुक्स पढ़ी थी, सेम ही टॉपिक पढ़े थे, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा था। इससे पहले जो 11 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने तभी अपने टॉपिक डिसाइड कर लिए थे। PCS और ARO की मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो पहले ही मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था कि मुझे किन टॉपिक्स को GS के लिए पढ़ना है। वही मैंने 11 फेब वाले एग्ज़ाम में पढ़ा था। जब हमारा PCS का प्री हुआ था तब भी मैंने वही सिलेबस पढ़ा था, वही बुक्स सेम फॉलो की थी, क्योंकि जब हम अलग चीज़ें पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं और हमारा कुछ भी तैयार नहीं होता है। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ा था। जब 11 फेब का एग्ज़ाम हुआ था तब भी वही टॉपिक मेरे सिलेक्टेड थे, वही बुक्स मेरी सिलेक्टेड थी, और जब PCS प्री हुआ था वही सेम सिलेबस सेम टॉपिक मैंने तैयार किए थे। उसके PCS प्री के बाद में जब ARO का हमारा एग्ज़ाम हुआ तो उसकी भी मेरी सेम स्ट्रेटजी थी। हिंदी की अलग थी और PCS के लिए CSAT की अलग थी। तो हम CSAT की बात बाद में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ GS की बात करेंगे। GS के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि जो इतने कम समय में हम अपना पूरा कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे कि हम प्रीलिम्स में क्या स्टडी फॉलो करें। तो सबसे पहला क्या है कि हम सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। और सिलेबस के बाद में हम बात करेंगे PYQs की, कि जितना ज़्यादा हम PYQs लगा लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा और हम बाकी कैंडिडेट से हम आगे रहेंगे। PYQs की प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है और यही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि मैंने PYQs घटना चक्रों को कम से कम 5-6 बार तो कर ही लिया होगा। मैंने काउंटिंग नहीं की, बट मैं अपने बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, मैंने 5-6 बार तो कर ही लिया होगा। इसके बाद क्या करेंगे कि जो टॉपिक आते हैं PYQ जब हमने लगाए हैं तो PYQ से हमें पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो रिपीट होते हैं। तो उन टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि विटामिन्स हो गए, विटामिन्स के क्वेश्चन डेफिनेटली सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। विटामिन सभी एग्ज़ाम्स में GS के पोर्शन में पूछे जाते हैं। विटामिन्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पॉलिटी का है। और इसके बाद CBI से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकता है PCS के लिए। फ़िलहाल ये ARO के लिए नहीं पढ़ा था। मेरी जो PCS की जो स्ट्रेटजी थी उसी के हिसाब से ARO की भी तैयारी की थी, क्योंकि मैं टॉपर्स के वीडियो देखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाती हूँ। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग स्टार्टिंग से ही जानते हैं, मैं सेल्फ स्टडी से ही
तैयारी कर रही हूँ, तो टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाती हूँ। तो उसके बाद हम लोकपाल पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति से प्रश्न हमेशा ही आते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये हिस्ट्री का है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जैसे कि महान व्यक्तित्व हो गए। महान व्यक्तित्व 2-4 के बारे में हम अच्छे से लिख लेंगे। जैसा कि मैंने जब आरओ के एग्ज़ाम था उसमें भी मैंने जो डेली स्टडी टारगेट थे, प्रीलिम्स क्रैकर टारगेट चलाए थे, उसमें भी मैंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में भी हम देख लेंगे। महान व्यक्तित्व और खनिज से ये भूगोल का प्रश्न है, ज्योग्राफी का। खनिज से हमेशा ही प्रश्न आते हैं। उद्योग धंधे, कारखाने ये कहाँ स्थित हैं, इनकी लोकेशंस क्या हैं, ये भी पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। उसके बाद पर्वत श्रेणियाँ, तो पर्वत श्रेणियाँ कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, ये भी अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन वेरी इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र पूर्वावलोकन को अच्छे से पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। इसके साथ ही अब शॉर्ट नोट बनाने का समय नहीं है, बस आपको इसके PYQs अच्छे से पढ़ने हैं। PYQs को बिल्कुल स्किप नहीं करना, यही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने का यही एक आधार है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद में क्या करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो GS के, जैसे यूपी का बजट हो गया और टोटल साइज़ यूपी का बजट का टोटल कितना बजट है और शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है, कहाँ किस पर कितना खर्च हुआ है और स्वास्थ्य पर कितना हुआ है। यूनियन बजट के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन बजट जारी करता है उसके बारे में भी अच्छे पढ़ लें। और स्कीम वाइज जो भी स्कीम्स निकलती हैं यूपी गवर्नमेंट की, जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। और इनको स्कीम्स को क्या करना है, इनको रटना है, ये बिना रटे आपको याद नहीं होंगी, तो ये तो हम रटना ही पड़ेगा। जितनी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की वो सारी रटनी पड़ेंगी। यूपी की जनगणना मस्ट है, सेंसस से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, तो जनगणना आपको, ये मैं बता रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे PYQs के आधार पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। फिर मैं अलग से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी दूंगी जो मैंने फॉलो किए थे वो बताऊंगी। तो सबसे पहले यूपी की जनगणना यानी कि सेंसस, कहाँ किस राज्य में कितना है, कितनी जनसंख्या है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जनसंख्या घनत्व कितना है, वन स्थिति रिपोर्ट भी अच्छे से देख लेना है। उसके बाद वन क्षेत्र कहाँ कितना है, किस राज्य में कितना वन क्षेत्र है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। ये आरओ में भी आने की उम्मीद थी, बट इस बार थोड़ा पेपर डिफरेंट आया। और PCS में तो ये हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इनको स्किप नहीं करना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके चलना है। हर साल इस तरह के प्रश्न PCS में पूछे जाते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और इसको एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ना है, इसको अलग से नहीं, क्योंकि 20-22 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो इसके लिए आप आई दृष्टि, मेरे हिसाब से सिर्फ आई दृष्टि इनफ है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है आई दृष्टि इनफ है। लास्ट टाइम में आपको सिर्फ आई दृष्टि पर ही फोकस करना है। अगर आपके शॉर्ट नोट पहले से क्रॉनिकल से या घटनासार से किसी से भी आपने शॉर्ट नोट बना के रखे हो मंथली मैगजीन से, तो आप वो अपने अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको आई दृष्टि ज़रूर पढ़ना है। और इसमें से टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ अब टाइम मैनेजमेंट एज ए टाइम मैनेजमेंट के लिए लगाइए, वरना एनालिसिस बिल्कुल भी मत कीजिए कि टेस्ट सीरीज़ में आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, तो उससे हतोत्साहित डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ आप एज ए टाइम मैनेजमेंट यूज़ करिए। और आई दृष्टि करंट अफेयर पढ़ना है, तो ये बस प्रीलिम्स की बात होगी कि आपको प्रीलिम्स में बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और रही बात बुक्स के बारे में, बुक्स का फ़िलहाल मैं एक अलग से वीडियो दे दूँगी, और फिर भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूँ
वैसे आपको सभी बुक्स के बारे में पता है, क्योंकि जब इतने समय से तैयारी में हैं तो किस सब्जेक्ट के लिए क्या बुक पढ़नी चाहिए आप सभी को पता है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगी, लास्ट टाइम में आपके पास स्टैंडर्ड बुक के जो आपने अपने शॉर्ट नोट बनाए हैं स्टैंडर्ड बुक से, वो अपने तैयार करें। और लास्ट टाइम में मेरे द्वारा सिर्फ इतना ही सजेशन है कि अभी आप लूसेंट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र, लूसेंट और रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन के लिए आप किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर जो आता है उसको अच्छे से रिवाइज कर लिए। वन लाइनर ज़रूर पढ़िए, अभी समय है, और अच्छे से लूसेंट और उसके बाद किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर क्वेश्चन वो आपके रिवीजन के लिए मस्ट है। बट मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि अब लूसेंट को किसी भी हालत में स्किप नहीं करना, ठीक है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और उसके बिना आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो सिर्फ अभी मैं लास्ट टाइम में इतना ही आपको सजेस्ट करूँगी, लूसेंट, किरण पब्लिकेशन और घटना चक्र। इसको आपने अगर बार बार पढ़ लिया, रिवीजन अच्छे से कर लिया, तो प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और ज़्यादा बुक्स के चक्कर में पढ़ेंगे, लास्ट टाइम में बुक्स सजेस्ट की हुई आप सर्च करेंगे कौन सी क्या बुक पढ़ लें, कोई उसका बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो सिर्फ बुक्स के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, सिर्फ लूसेंट पढ़ना, किरण पब्लिकेशन और घटना चक्र, इतना पढ़ने से ही आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। सी सेट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसके बिना आप प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते। ज़्यादा सोर्स ना फॉलो करके एक ही सोर्स को बार बार रिपीट किया जाए, बार बार उसी को पढ़ा जाए, बस यही एक मूल मंत्र है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। तो ये टॉपिक्स हैं करेंट अफेयर के। करेंट अफेयर में आपको सिर्फ इतने टॉपिक से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और यही टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ उतना ही रिवीज़न करें लास्ट टाइम में जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो करेंट अफेयर में आपको विभिन्न सूचकांक पर ध्यान देना है, रिपोर्ट, रैंकिंग, आर्थिक घटनाक्रम और संबंधी रिपोर्ट, विभिन्न पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड, किसको क्या पुरस्कार मिला, सम्मान मिला, क्या अवार्ड मिला, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इनको रटना है, रट्टा मारना है, ऐसे याद ही नहीं होंगी। विभिन्न विषयों में पहला और प्रथम क्या है, कार्यक्रम, नीतियाँ एवं मिशन अभियान, सम्मेलन, आयोजन, बैठक, चर्चित पुस्तकें और लेखक के नाम और चर्चित व्यक्तित्व, नियुक्ति कहाँ हुई, निधन कहाँ हुआ, पदस्थापना, कृषि उत्पादन, खनिज उत्पादन एवं भंडारण के नवीनतम आंकड़े, विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस और थीम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थीम और उनके दिवस क्या हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद विभिन्न नए संस्थानों की स्थापना कब हुई और एवं उनका उद्घाटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, खेल जगत में प्रतिस्पर्धाएं, पुरस्कार, संबंधित खिलाड़ी और आगामी आयोजन कहाँ होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राज्य विशेष और स्थान विशेष करेंट अफेयर याद रखना है। और सैन्य अभ्यास और ऑपरेशंस, सैन्य अभ्यास कहाँ कितने हुए, कब हुए, किसके बीच में हुए, ये सब आपको याद रखना। उसके बाद आते हैं भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास में आपको बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर काल, पुस्तकें एवं लेखक, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल और प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति। देखिए आपको सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसी को बार बार रिवाइज करना है, बस यही एक मंत्र है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। और आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन यानी कि 110, 100
15 क्वेश्चन यानी कि 100 या 115 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इतने में आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और भारतीय इतिहास, मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंश, राजधानी, कालक्रम, युद्ध, कला, संस्कृति, पुस्तक एवं लेखक, धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, राज्य और उनकी राजधानी, कालक्रम, युद्ध, कला और संस्कृति, भारतीय इतिहास यानी कि आधुनिक और प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको याद करते हुए चलना है अच्छे से। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं और संबंधित वर्ष एवं संबंधित व्यक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित विभिन्न संगठन, सभा, समितियां, गठनकर्ता एवं उनके वर्ष, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, विद्रोह, 1857 की क्रांति, यूरोपीय आगमन, विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं प्रकाशक और लेखक, प्रकाशन वर्ष याद करने हैं और विभिन्न युद्ध स्थल एवं वर्ष, विभिन्न राष्ट्रीय कांग्रेस गठन एवं विभिन्न अधिवेशन, उनके अध्यक्ष, महात्मा गांधी एवं प्रमुख विशेषताएं, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन, ये जरूर अच्छे से याद करना है। महात्मा गांधी के आंदोलन हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पर। ये विश्व का भूगोल है। मानचित्र पर आधारित प्रश्न याद करने हैं और तैयार करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक नगर एवं उनके प्रमुख उत्पाद, स्थानीय पवनें, चक्रवात, विश्व की जनजातियां, पर्वत चोटियां एवं पर्वत श्रृंखलाएं, कहाँ कौन सी चोटी स्थित है ये पूछा जा सकता है। और सागर, महासागरीय धाराएं एवं गर्तें, नदियां, जल विद्युत परियोजनाएं, बांध, जलप्रपात, संयंत्र, ब्रह्मांड, सौरमंडल एवं ग्रह, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, घास के मैदान एवं मरुस्थल। फिर आते हैं भारत के भूगोल पर। इसमें क्या पढ़ना आपको, अपवाह तंत्र, जलप्रपात, झीलें, बांध, सिंचाई परियोजनाएं और पर्वत श्रृंखला, पहाड़ एवं चोटियां, भारत के प्रमुख उद्योग एवं व्यापार केंद्र और जनजातियां एवं उनका निवास स्थल, मानसून एवं जलवायु अच्छे से पढ़ना है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं यूपी स्पेशल पे। यूपी स्पेशल का भी अच्छा खासा वेटेज है पीसीएस प्रीलिम्स में। तो इसमें क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय एवं इतिहास, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना, प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संबंधित स्थल, दर्शनीय स्थल एवं स्थापना वर्ष, प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बिहार और रामसर स्थल कौन कौन से हैं ये सब याद करना है। प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बिहार, अच्छा रिपीट कर दिया मैंने। प्रदेश की कला एवं संस्कृति, जनजातियां, लोकगीत और एवं नृत्य, मेले, महोत्सव एवं लोक भाषा, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे तथा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां, प्रदेश में अपवाह तंत्र, नदियां, बांध एवं परियोजनाएं, सिंचाई के बारे में पढ़ना है और परियोजनाएं, प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में वन एवं वनस्थिति रिपोर्ट, वन एवं वनस्थिति रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लेना है अच्छे से। और उत्तर प्रदेश समसामयिकी, सम्मेलन, योजनाएं, बजट आयोजन, संस्थानों की स्थापनाएं और राज्य की रैंकिंग, ये पहले ही मैंने बताया है। और ये रहा रीजनिंग मैथ, ये रीजनिंग प्लस मैथ ये आरओ यारो का है, ठीक है। और पीसीएस प्रीलिम्स का जो सीसेट का पेपर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीएस का दोनों का सेम रहता है। और विज्ञान के लिए आपको सोर्स बता दें कि विज्ञान के लिए सिर्फ आप घटना चक्र कर लीजिए, लूसेंट कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट कर लीजिए विज्ञान के लिए, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप इतने ही सोर्स फॉलो करें। विज्ञान में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। मानव रोग कारण एवं उपचार, महत्वपूर्ण विटामिन, उनके स्रोत, कमी से होने वाले रोग, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अनुवांशिकी, मानव पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र और इकोनॉमिक बॉटनी, वनस्पतियों पर आधारित क्रियाकलाप,
अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोन्स, पौधों का वर्गीकरण एवं विशेषताएं, जंतुओं का वर्गीकरण एवं विशेषताएं, भौतिक एवं रसायन, गैसें एवं उनके अनुप्रयोग, प्लास्टिक, फाइबर, रेसे, कृत्रिम पदार्थ और भूलक, विभिन्न धातुएं एवं पदार्थों के गुणधर्म एवं प्रयोग, विभिन्न प्रकाश, ध्वनि एवं कांच, विद्युत और सौर ऊर्जा, ऊष्मा ताप। अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, निर्धनता की अवधारणा, प्रकार, बेरोजगारी, निर्धनता से संबंधित सिद्धांत और इंडेक्स। इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स को याद रखना है, रट लेना है। विभिन्न योजनाएं, उनके लक्ष्य, वर्ष, मुद्रा, बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, अर्थव्यवस्था से संबंधित समितियां, गठन वर्ष एवं कार्यक्षेत्र, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, आयकर, व्यापार कर और जीएसटी, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं पॉलिटी पे। तो राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ना है संवैधानिक विकास, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। पंचायती राज व्यवस्था इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने हैं और संबंधित विषय प्रावधान। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और महत्वपूर्ण अनुसूचियां एवं उनके विषय, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य विधानमंडल, विभिन्न संविधान संशोधन, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग, संस्थाएं और समितियां, महालेखा परीक्षक एवं महान्यायवादी, इससे भी हमेशा ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। महालेखा परीक्षक एवं महान्यायवादी, इसके बारे में पढ़ना है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यों का गठन का काम, विशेष राज्यों का प्रावधान, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। अब आते हैं पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला से रिलेटिव क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। और पर्यावरणीय प्रदूषण, भारत के आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य अच्छे से याद करना है, ये हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल, विश्व विरासत स्थल एवं रामसर स्थल, भारतीय वनस्पति रिपोर्ट, अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट, सतत विकास, धारणीय विकास की अवधारणा, सतत विकास लक्ष्य एवं सूचकांक, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की विभिन्न संस्थाएं, प्रोटोकॉल, अभिसमय, कानून एवं विधियां, ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत से रिलेटिव क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। जैव विविधता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बस इतना ही था। अब कृषि के कुछ टॉपिक देख लेते हैं। कृषि से संबंधित क्रांतियाँ एवं उनके विषय एवं संबंधित व्यक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मृदा, सॉइल, फसलों के रोग, फसल चक्र एवं प्रजातियां, रेशम के प्रकार, कृषकों का वर्गीकरण। तो कृषि में इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको तैयार कर लेना। जनगणना में आपसे पूछा जा सकता है जनगणना का इतिहास, जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न सिद्धांत, नगरीकरण एवं जनगणना के आंकड़े, भारत एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ कितनी जनगणना है इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। बस ये टॉपिक थे। और एक चीज़ और है कि इन टॉपिक्स को आपको वीडियो देखकर आप एक पेन लेकर और कॉपी में अगर नोट कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। और क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपको सारे टॉपिक याद हो जाएंगे और आपको कुछ भी बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो इनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको इनको सबको नोट कर लेना है एक कॉपी में। ठीक है, तो ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी मैंने बताए हैं, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है, ज़्यादा सोर्स नहीं फॉलो करना है आपको, सिर्फ घटना चक्र, लूसेंट और किरण पब्लिकेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, इसके अलावा अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स रखे हुए हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो बस आप उनको पढ़ सकते हो, नहीं तो आप लास्ट टाइम में सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र
और किरण पब्लिकेशन को एज ए रिवीजन यूज़ करिए, वन लाइनर को। इसमें ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं किए हैं, कम सोर्स को, लिमिटेड सोर्स को बार बार मैंने पढ़ा है, इस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में सी सेट की बात करेंगे। और इसके अलावा देखिए पीसीएस, मुझे आप लोगों के कमेंट मिले हैं पीसीएस मेंस के लिए। अभी पीसीएस मेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद हम मेंस की बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको मेंस का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, बट आप अभी मेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कुछ भी, सिर्फ प्रीलिम्स पे 100% फोकस कीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, मेंस आरओ यारो मेंस के लिए, तो आरओ यारो मेंस के लिए भी मुझे बहुत सारे कमेंट मिले हैं। तो देखिए आरओ यारो मेंस की स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर कर दूंगी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, मैंने किस तरह से मेंस की तैयारी की थी, और मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट एंड में एलटी ग्रेड की भर्ती आई हुई, उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो अगर आप उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। और बस थैंक यू।